नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आप देख रहे हैं स्टॉक समाचार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय टेक्नोलॉजी स्पेस की दो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में। हाँ बिल्कुल। KPIT टेक्नोलॉजीज और टाटा एलेक्सी। अब देखिए, ऑटोमोटिव सेक्टर मतलब गाड़ियों वाला जो उद्योग है, वो दोनों के लिए ही काफी अहम है। सही बात। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों का काम करने का तरीका, बाजार में जो उनकी पहचान है, वो काफी अलग है। ऐसा समझिए जैसे दो रनर हैं, एक स्प्रिंट रेस में दौड़ रहा है और दूसरा मैराथन में। बहुत अच्छा एनालॉजी है ये। हमारी ये जो चर्चा है आज, ये Screener.in से मिले फाइनेंशियल डेटा और इन दोनों कंपनियों पर हुए एक डिटेल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस पर आधारित है। हमारा मकसद क्या है? यही कि इन कंपनियों के बिजनेस की नब्ज पकड़े, मतलब वो काम कैसे करते हैं, उनका फाइनेंशियल हिसाब किताब क्या कहता है, मार्केट उनको किस नजर से देख रहा है और आगे की क्या स्ट्रैटेजी है उनकी। एग्जैक्टली। और हाँ, ये सब जानकारी और समझ बढ़ाने के लिए है। इसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल न समझें। बिल्कुल नहीं, ये प्योरली एजुकेशनल है। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले इनके काम करने के तरीके में जो फंडामेंटल फर्क है उसे समझते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक कंपनी बिल्कुल लेजर फोकस के साथ काम कर रही है और दूसरी कई अलग अलग एरियाज में हाथ आजमा रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। KPIT टेक्नोलॉजीज को आप कह सकते हैं एक प्योर प्ले ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर कंपनी। प्योर प्ले मतलब ये कि वो अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में लगाते हैं, और वो भी खास तौर पर उन चीजों पर जो गाड़ियों का फ्यूचर मानी जा रही हैं। जैसे ऑटोनॉमस ड्राइविंग हो गया, मतलब बिना ड्राइवर के चलने वाली कारों का सिस्टम। इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी EVs के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए। हाँ, वो तो आजकल हॉट टॉपिक है। बिल्कुल। और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, जिससे गाड़ियां इंटरनेट से और एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो आप संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ये कार का डिजिटल ब्रेन बनाने में स्पेशलाइज करते हैं। अच्छा। और इनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनमें BMW, रेनो, होंडा जैसी ग्लोबल कंपनियां शामिल हैं। ये दिखाता है कि इनके काम का लेवल क्या है। इम्प्रेसिव लिस्ट है। और टाटा एलेक्सी, वो कैसे अलग है? हाँ, तो दूसरी तरफ है टाटा एलेक्सी। इनका कैनवास, जैसा आपने कहा, कहीं ज्यादा बड़ा और रंगीन है। ये सिर्फ ऑटोमोटिव तक ही सीमित नहीं है। ओके। हाँ, ऑटोमोटिव इनके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है, करीब 53%। लेकिन ये मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए भी काम करते हैं। वहाँ से लगभग 33% रेवेन्यू आता है, और हेल्थ केयर से भी करीब 13%। तो ये इन सभी इंडस्ट्रीज के लिए डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज देते हैं। अच्छा, तो काफी डाइवर्सिफाइड है। बिल्कुल। और ऑटो सेक्टर में भी इनका फोकस थोड़ा हटके है। ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस यानी HMI, मतलब वो स्क्रीन वगैरह जो ड्राइवर यूज करता है। हाँ, ड्राइवर और कार के बीच इंटरेक्शन का सिस्टम, गाड़ियों के अंदर का इंफोटेनमेंट सिस्टम, म्यूजिक, नेविगेशन वगैरह, और कार का ओवरऑल डिजाइन, इन चीजों पर इनका जोर ज्यादा रहता है। और इनके क्लाइंट्स में जैगवार लैंड रोवर ले, जो खैर टाटा ग्रुप का ही हिस्सा है। हाँ। Hyundai है, टोयोटा है, ये भी बड़े नाम है। अच्छा, तो एक स्पेशलिस्ट है ऑटो सॉफ्टवेयर का, और दूसरा एक ऑलराउंडर है जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है कई सेक्टर्स में। ये तो स्ट्रेटजी के हिसाब से बड़े अलग रास्ते हो गए। बिल्कुल। इसका मतलब क्या निकलता है इनके भविष्य के लिए? हाँ, और यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, इन दोनों मॉडलों के जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। KPIT का फ्यूचर सीधा मोबिलिटी सेक्टर की ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ऑटोनॉमस ड्राइविंग, ये सब तेजी से बढ़ता है, जैसा कि सब उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, लग तो यही रहा है। वो बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है, लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। वो क्या? वो ये कि ये पूरी तरह ऑटो सेक्टर के उतार चढ़ाव पर निर्भर है। अगर ऑटो इंडस्ट्री में भगवान न करे कोई स्लो डाउन आता है, हाँ, साइक्लिकल तो होता है ये सेक्टर। बिल्कुल, तो KPIT पर उसका सीधा और शायद काफी गहरा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ टाटा एलेक्सी का जो फैला हुआ मॉडल है, वो उसे एक तरह की स्टेबिलिटी देता है, कुशन मिल जाता है। हाँ, एक कुशन है। अगर मान लीजिए ऑटो सेक्टर धीमा भी पड़ता है, तो शायद मीडिया या हेल्थ केयर वाला बिजनेस उसे थोड़ा सहारा दे दे। ये डाइवर्सिफिकेशन जो है वो रिस्क को कम करता है, लेकिन इसकी एक कीमत भी हो सकती है। शायद ग्रोथ की रफ्तार उतनी तेज ना हो जितनी किसी एक ही सेक्टर पर फोकस करने वाली जैसे KPIT की हो सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, फोकस थोड़ा डाइल्यूट हो सकता है। ये ट्रेड ऑफ तो है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। ठीक है, तो ये बिजनेस मॉडल का फर्क और उसके स्ट्रेटेजिक मायने तो समझ आ गए। अब जरा इनके फाइनेंशियल्स की गहराइयों में उतरते हैं। नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं। शुरुआत करते हैं सेल्स ग्रोथ से। बिक्री की रफ्तार कैसी रही है? हाँ, तो अगर हम पिछले 5 सालों का CAGR देखें
यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो हमें बताता है कि कंपनी एवरेज हर साल कितनी तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल। तो उस पैमाने पर देखें तो KPIT यहाँ साफ तौर पर बाजी मारती दिख रही है। अच्छा, कितना फर्क है? KPIT की सेल्स ग्रोथ औसतन 22% सालाना रही है पिछले 5 साल में, जबकि टाटा एलेक्सी की ग्रोथ रेट करीब 18% रही है। 22% बनाम 18%, ये फर्क तो साफ दिख रहा है। और ये शायद KPIT के ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर पर पूरे फोकस का ही नतीजा है ना? ये सेक्टर पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बदला भी है। बिल्कुल, और जो सोर्स डेटा है वो भी यही कहानी कहता है। मार्च 2019 में KPIT का रेवेन्यू लगभग 641 करोड़ था और मार्च 2023 तक ये बढ़कर 3,365 करोड़ हो गया। अरे वाह, 5 गुने से भी ज्यादा। हाँ, जबरदस्त ग्रोथ है। इसी दौरान टाटा एलेक्सी का रेवेन्यू 1,597 करोड़ से बढ़कर 3,145 करोड़ हुआ। ग्रोथ यहाँ भी बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन KPIT की रफ्तार ज्यादा तेज रही है। लेकिन सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ ही सब कुछ नहीं होती, प्रॉफिट कमाना भी उतना ही जरूरी है। तो मार्जिन्स के मामले में क्या तस्वीर है? क्या यहाँ भी KPIT आगे है? यहीं पर, जैसा आपने पहले कहा था, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM देखें, मतलब कंपनी अपने मेन बिजनेस से हर 100 रुपए की सेल पर कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है, हाँ, तो वहाँ टाटा एलेक्सी बेहतर नजर आती है। पिछले 12 महीनों का जो TTM डेटा है, उसमें टाटा एलेक्सी का OPM लगभग 25% है। 25%? ये तो काफी हेल्दी है। बिल्कुल, जबकि KPIT का करीब 20% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी टाटा एलेक्सी थोड़ा आगे दिखती है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब सेल्स ग्रोथ KPIT की तेज है, लेकिन हर रुपए की सेल पर प्रॉफिट टाटा एलेक्सी ज्यादा कमा रही है। इसका क्या मतलब निकाले? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो टाटा एलेक्सी ज्यादा मैच्योर कंपनी है, उसके पास शायद बेहतर प्राइसिंग पावर हो, और हाँ, टाटा ब्रांड का जो प्रीमियम है वो तो है ही। ये सब उसे बेहतर मार्जिन हासिल करने में मदद करते होंगे। सही बात है। दूसरी तरफ KPIT अभी भी वो हाई ग्रोथ फेज में है, तो हो सकता है वो मार्केट शेयर बढ़ाने या नए क्लाइंट्स जोड़ने के लिए मार्जिन पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रही हो। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, और क्या है? जब हम रिटर्न रेशियोज देखते हैं, मतलब कंपनी अपनी लगाई हुई पूंजी पर कितना रिटर्न कमा रही है। हाँ, ROCE और ROE। एग्जैक्टली, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। यहाँ तस्वीर फिर से पलट जाती है। कैसे? KPIT का ROCE यानी कुल लगाई गई कैपिटल पर रिटर्न, वो 40.9% जैसा शानदार है। 40% से ऊपर? ये तो कमाल है। और ROE यानी शेयर होल्डर्स के पैसे पर रिटर्न, वो भी 33.2% पर बहुत मजबूत है। अब इसकी तुलना में टाटा एलेक्सी को देखें, उसका ROCE 36.3% और ROE 29.3% है। ये आंकड़े भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन KPIT से थोड़े कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही टाटा एलेक्सी हर 100 रुपए की सेल पर प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है, लेकिन KPIT अपनी टोटल लगाई हुई पूंजी और शेयर होल्डर्स के फंड्स पर ज्यादा एफिशिएंटली रिटर्न बना रही है। ये तो बड़ी कमाल की बात है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि KPIT अपने कैपिटल का इस्तेमाल बहुत असरदार तरीके से कर रही है और जो प्रॉफिट कमा रही है उसे वापस बिजनेस में लगाकर और तेजी से ग्रोथ हासिल कर पा रही है। ये एक अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी का साइन लगता है। हाँ, जबकि टाटा एलेक्सी के मार्जिन उसकी स्टेबिलिटी और ब्रांड वैल्यू दिखाते हैं, वहीं KPIT के रिटर्न रेशियो उसकी कैपिटल एफिशिएंसी और ग्रोथ की भूख को दिखाते हैं। बहुत बढ़िया। तो बिजनेस मॉडल अलग, ग्रोथ और मार्जिन की कहानी में भी दिलचस्प पहलू। अब देखते हैं कि शेयर बाजार यानी मिस्टर मार्केट इन दोनों कंपनियों को कैसे देख रहा है। वैल्यूएशन क्या कहता है? क्या ये फर्क वहां भी दिखता है? हाँ, वैल्यूएशन की कहानी भी काफी रोचक है। पहली बात तो ये कि दोनों ही कंपनियां काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। मतलब महंगे हैं? हाँ, कह सकते हैं। मतलब मार्केट इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर काफी बुलिश है और उसके लिए अच्छी खासी कीमत चुकाने को तैयार है। अगर नंबर्स देखें तो KPIT का स्टॉक P रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लगभग 41.2 है। यानी हर 1 रुपए की कमाई के लिए करीब 41 रुपए का भाव। हाँ, और प्राइस टू बुक वैल्यू PBV रेशियो 11.4 है। ओके, और टाटा एलेक्सी? टाटा एलेक्सी के आंकड़े भी बहुत करीब हैं। उसका स्टॉक P करीब 44.3 और PBV 11.6 है। अरे, ये तो लगभग बराबर ही है। हाँ, मौजूदा समय में देखें तो दोनों के वैल्यूएशन मल्टीपल्स काफी हद तक एक जैसे ही लग रहे हैं। ये मुझे थोड़ा हैरान कर रहा है। अभी हमने देखा KPIT की ग्रोथ तेज है, रिटर्न रेशियोज बेहतर हैं, तो उसका PE टाटा एलेक्सी से कम क्यों है, भले ही थोड़ा सा ही?
और टाटा एलेक्सी जिसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है, वो ज्यादा मार्जिन के दम पर इतना हाई पीई कैसे कमांड कर रही है? अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ मार्केट का परसेप्शन और रिस्क असेसमेंट काम करता है। केपीआईटी का जो हाई वैल्यूएशन है वो साफ तौर पर उसकी हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड है। इन्वेस्टर्स मान रहे हैं कि ऑटो सॉफ्टवेयर का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगा और केपीआईटी उसका बड़ा फायदा उठाएगी। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, इसमें ऑटो सेक्टर पर पूरी तरह निर्भर होने का रिस्क भी शामिल है। अच्छा। अब टाटा एलेक्सी को देखिए। हाँ। उसके वैल्यूएशन को कई चीजों का सपोर्ट मिलता है। पहला, उसकी मजबूत और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ, मार्जिन अच्छे हैं। दूसरा, उसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल जो रिस्क कम करता है। और तीसरा, और शायद बहुत महत्वपूर्ण, वो है टाटा ब्रांड का भरोसा। टाटा नाम ही काफी है वाला फैक्टर। बिल्कुल। इन्वेस्टर्स टाटा ग्रुप की कंपनियों को अक्सर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी से जोड़कर देखते हैं और उसके लिए वो प्रीमियम देने को तैयार रहते हैं। एक तरह का सेफ्टी प्रीमियम कह लीजिए। और दिलचस्प बात यह है कि जो एनालिसिस हम देख रहे हैं वो बताता है कि हिस्टोरिकली, मतलब पिछले कुछ समय में, टाटा एलेक्सी अक्सर केपीआईटी के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम पी पर ट्रेड करती रही है। ओह अच्छा। तो ये जो अभी लगभग बराबरी दिख रही है, ये शायद हाल के समय में केपीआईटी के आउट परफॉर्मेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के और मजबूत होने का नतीजा हो सकता है। तो मार्केट दोनों को ही पसंद कर रहा है, लेकिन शायद अलग अलग वजहों से। ये तो हुई फाइनेंशियल और वैल्यूएशंस की बात। अब जरा कंपनी के अंदरूनी कामकाज, मतलब ऑपरेशनल पहलुओं पर नजर डालते हैं। यहाँ क्या खास दिख रहा है? शुरुआत करते हैं ऑर्डर बुक से, मतलब फ्यूचर में कितना काम है इनके पास। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, खासकर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनीज के लिए। और यहाँ पर केपीआईटी काफी ट्रांसपेरेंट है। कैसे? वो अपनी ऑर्डर बुक डिक्लेयर करते हैं। उनके पास 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है। $1.5 बिलियन? हाँ, ये आंकड़ा इन्वेस्टर्स को फ्यूचर रेवेन्यू की एक विजिबिलिटी देता है, जिससे अनिश्चितता कम होती है। सही बात है। और एक और मजबूत बात इसमें यह है कि उनका लगभग 80% रेवेन्यू उनके मौजूदा क्लाइंट से ही आता है। अच्छा। इसका मतलब यह है कि उनके क्लाइंट्स न सिर्फ उनके साथ टिके हुए हैं, बल्कि शायद उनसे और ज्यादा काम करवा रहे हैं। ये दिखाता है कि क्लाइंट रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है, और ये किसी एक दो बड़े क्लाइंट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस के रिस्क को भी कम करता है। हाँ, 80% रेवेन्यू एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है। ये तो काफी सॉलिड लगता है फ्यूचर के लिए। टाटा एलेक्सी के बारे में क्या पता है? यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। टाटा एलेक्सी अपनी ऑर्डर बुक के फिगर्स अलग से पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करती है। लेकिन एनालिसिस से ये बात सामने आई है कि उनके रेवेन्यू का लगभग 60% हिस्सा 60%? हाँ, 60% उनके टॉप 5 क्लाइंट से आता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ। बिल्कुल, इसे क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं, और ये एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। मतलब ये कि अगर इन टॉप 5 में से कोई एक बड़ा क्लाइंट भी अपना स्पेंडिंग कम कर दे या किसी और वेंडर के पास चला जाए, तो रेवेन्यू पर सीधा बड़ा असर पड़ेगा। एग्जैक्टली। ये एक तलवार है जो हमेशा लटकी रहती है, ऐसा कह सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। एक तरफ क्लियर विजिबिलिटी और कम क्लाइंट डिपेंडेंस, दूसरी तरफ थोड़ी अस्पष्टता और हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं इनोवेशन और R&D की। फ्यूचर टेक्नोलॉजी में कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? देखिए, दोनों ही कंपनियां इनोवेशन पर जोर दे रही हैं, यह साफ है। केपीआईटी, जैसा कि उनका फोकस ऑटोमोटिव है, तो उसी एरिया में वो डीप जा रहे हैं। उन्होंने 58 से ज्यादा पेटेंट्स फाइल किए हैं। 58 पेटेंट्स? हाँ, और उन्होंने मोबिलिटी ओएस जैसे अपने खुद के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप किए हैं। ये उन्हें दूसरों से अलग करता है, क्योंकि वो सिर्फ सर्विसेज ही नहीं दे रहे, बल्कि अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP भी क्रिएट कर रहे हैं। ये तो वैल्यू एडिशन है। बिल्कुल। दूसरी तरफ टाटा एलेक्सी भी पीछे नहीं है। अपने डाइवर्सिफाइड मॉडल के तहत वो रोबोटिक्स और ड्रोन्स जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रोबोटिक्स और ड्रोन्स? हाँ, यहाँ तक कि जर्मनी में उनकी एक डेडिकेटेड रोबोटिक्स लैब भी है। अब ये शायद उनके ऑटोमोटिव काम से डायरेक्टली जुड़ा ना हो, लेकिन ये दिखाता है कि वो टेक्नोलॉजी के नए होराइजन्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और फ्यूचर ग्रोथ के लिए बीज बो रहे हैं। लॉन्ग टर्म विजन दिखता है इसमें। हाँ, लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन का रास्ता बन सकता है इससे। तो अगर हम इन ऑपरेशनल स्ट्रेंथ्स को समेटें, तो क्या कहेंगे, किसकी क्या खासियत उभर कर आती है? देखिए, केपीआईटी की सबसे बड़ी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है उसकी क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी। वो $1.5 बिलियन वाली ऑर्डर बुक। हाँ, वो ऑर्डर बुक, कम क्लाइंट कंसंट्रेशन और ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर में उसकी गहरी डोमेन एक्सपर्टीज, ये उसे एक सॉलिड बेस देते हैं। वहीं टाटा एलेक्सी की ताकत उसके डाइवर्सिफिकेशन में है और नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में रिसर्च करने की उसकी कैपेबिलिटी में है।
ये उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी के नए रास्ते तलाशने का मौका देता है, भले ही नियर टर्म में कुछ रिस्क हों, जैसे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इस पूरी चर्चा को रिस्क और रिवॉर्ड के तराजू पर तौलते हैं। कौन सी कंपनी किस तरह का इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल ऑफर करती है? KPIT को आप देख सकते हैं एक कह सकते हैं हाई रिस्क हाई पोटेंशियल रिवॉर्ड वाले प्ले के तौर पर। हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाँ, कुछ वैसा ही। रिवॉर्ड क्या है? अगर ईवी और ऑटोनॉमस ड्राइविंग की क्रांति वाकई तेजी से आगे बढ़ती है, जैसा सब कह रहे हैं, तो KPIT रॉकेट बन सकती है। पोटेंशियल बहुत है। और रिस्क? रिस्क वही है जो हमने पहले डिस्कस किया। इसकी किस्मत पूरी तरह ऑटो सेक्टर से बंधी है। कोई भी ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन या ऑटो इंडस्ट्री में कोई बड़ा झटका सीधा इसे हिट करेगा। हाँ, इसका फोकस ही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। दूसरी तरफ है टाटा एलेक्सी। ये ज्यादा स्टेबल रिलायबल ग्रोथ वाला अवसर लगती है। स्टेबल ग्रोथ? हाँ। रिवॉर्ड क्या है? एक मजबूत इज्जतदार ब्रांड के साथ कंसिस्टेंट, हालांकि शायद थोड़ी धीमी ग्रोथ की उम्मीद और रेगुलर डिविडेंड की संभावना। और इसके रिस्क क्या है? मेन रिस्क यही है कि इसकी ग्रोथ KPIT जैसे फोकस्ड प्लेयर से धीमी रह सकती है। दूसरा, वो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन वाला रिस्क जो हमने डिस्कस किया। और तीसरा, ये कि कई सेक्टर्स में फैले होने से कहीं फोकस डाइल्यूट ना हो जाए। वो जो एनालिसिस था उसमें एक बड़ी अच्छी उपमा दी गई थी जो शायद इन दोनों के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से कैप्चर करती है। हाँ, क्या थी वो? उसमें लिखा था KPIT एक तेज तर्रार घोड़ा हो गया और टाटा एलेक्सी भरोसेमंद बैलगाड़ी हो गई जो रुकेगी नहीं। वाह, तेज तर्रार घोड़ा बनाम भरोसेमंद बैलगाड़ी। ये तो वाकई तस्वीर साफ कर देती है। हाँ, ये मेटाफोर काफी हद तक इनके इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को समझा देता है। KPIT में स्पीड है, एक्साइटमेंट है, लेकिन शायद रिस्क भी ज्यादा है। टाटा एलेक्सी धीमी है पर ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद चाल चलती है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि KPIT और टाटा एलेक्सी दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूत कंपनियां हैं, लेकिन उनकी अपील अलग-अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए है। बिल्कुल। KPIT शायद उन लोगों को ज्यादा आकर्षित करे जो टेक्नोलॉजी के फ्यूचर पर, खासकर मोबिलिटी में एक बड़ा दांव लगाना चाहते हैं, जो हाई ग्रोथ की तलाश में है और उसके लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है। एग्जैक्टली। वहीं टाटा एलेक्सी उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर हो सकती है जो एक एस्टैब्लिश्ड डाइवर्सिफाइड कंपनी से स्टेबिलिटी चाहते हैं, टाटा ब्रांड के भरोसे को वैल्यू करते हैं और एक मॉडरेट लेकिन रेगुलर ग्रोथ और डिविडेंड से खुश हैं। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? किसे चुनना चाहिए? यहीं पर हमें वापस उस सोर्स डॉक्यूमेंट की जो चेतावनी है उसे दोहराना होगा। हाँ, वो जरूरी है। ये पूरी बातचीत, ये सारा एनालिसिस, ये सिर्फ जानकारी और समझ बढ़ाने के लिए था। ये किसी भी तरह से कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति की अपनी जरूरतें होती हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है, फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का डिटेल रिसर्च करना, ड्यू डिलिजेंस करना और जरूरत पड़े तो किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना, ये बेहद जरूरी है। सेल्फ एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब एक फाइनल थॉट छोड़ जाते हैं ऑडियंस के लिए सोचने को। हाँ, बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। गाड़ियां अब सिर्फ मैकेनिकल मशीनें नहीं रही, वो तेजी से सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स बनती जा रही हैं। मतलब सॉफ्टवेयर से चलने वाली गाड़ियां? हाँ, जिनके फीचर्स, परफॉर्मेंस सब कुछ सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है, अपडेट होता है। KPIT इसी वेव पर राइड कर रही है। दूसरी तरफ टाटा एलेक्सी ऑटो के साथ साथ हेल्थ केयर, मीडिया, रोबोटिक्स जैसे फ्यूचरिस्टिक एरियाज में भी एक्सपैंड कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगले 5 सालों में इस बदलते हुए टेक लैंडस्केप में KPIT जैसे फोकस्ड स्पेशलिस्ट और टाटा एलेक्सी जैसे डाइवर्सिफाइड दिग्गज के बीच कंपटीशन का डायनामिक कैसे इवॉल्व होगा? क्या हमें इनके बीच कोई नई तरह की सिनर्जी, कोई पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, या फिर टकराव और बढ़ेगा क्योंकि दोनों ही इस बड़े होते सॉफ्टवेयर ड्रिवन मार्केट में अपना हिस्सा चाहेंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इस पर नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बहुत मजबूत बिंदु है। इस गहरी और व्यावहारिक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।